पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ निकलने ही वाला था, मगर इमॉर्टल कॉर्प्स का जिक्र सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस बैठ जाता है, एक और ड्रिंक लेकर सब सुनता है। एक बंदा कहता है, इमॉर्टल कॉर्प्स, अभी वहां तो खून की नदियां बह रही हैं। 3 साल पहले पूरे 5 महान सेक्ट और 3 महान क्लैन घुसने की कोशिश की थी, मगर हर बार फेल हुए, वापस लौट गए। दूसरा कहता है, वो कॉर्प्स आसमान से इसलिए गिरा क्योंकि वो रीबर्थ केव में जाना चाहता था, जो सदर्न डोमेन का सबसे खतरनाक इलाका है, मगर किसी वजह से वो उससे 3000 मीटर दूर गिर गया। जीवन बदलने वाले रेलिक हैं, बस एक टुकड़ा मिल जाए तो इमॉर्टल एसेंशन की उम्मीद बढ़ जाती है। फिर एक और बोलता है, जब इमॉर्टल कॉर्प्स गिरा था, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें ग्रे थीं, अंदर 7 सितारे चमक रहे थे। यह सुनकर मंग हाओ सहम जाता है, उसके हाथ से शराब गिर जाती है, आंखों में हैरानी दिखाई देने लगती है। अब आगे पूरा रेस्टोरेंट हर तरह के लोगों से भरा है, तो कोई मेंग हाओ के हाथ का कांपना या उसके एक्सप्रेशन बदलने को नोटिस नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एकदम तेज धड़कन और दिमाग में रोरिंग साउंड गूंज रही है। वो चुपचाप कप टेबल पर रख देता है, फिर उस बंदे को देखता है जिसके मुंह से 7 स्टार्स वाली बात निकली थी। सिर झुकाकर फिर से एक ड्रिंक ले लेता है। तभी वही बंदा फिर बोलता है, सोचो, वो इमॉर्टल तो मर चुका है, पर उसकी बॉडी से अब भी उतनी पावरफुल प्रेशर निकलती है कि लंबे समय तक सब अजीब चीजें होती रहीं। ग्रेट सेक्ट्स और क्लैंस भी सिर्फ 300 मीटर तक ही अप्रोच कर पाए। दूसरा बंदा बोलता है, सुना है अभी कुछ बड़े क्लैंस और सेक्ट्स ने स्पेशल तैयारियां की हैं और अब थोड़ा और करीब जा पा रहे हैं। यह चर्चा चलता रहता है। धीरे धीरे दोपहर के बाद लोग एक एक करके रेस्टोरेंट छोड़ने लगते हैं। जो बंदा 7 स्टार्स की बात कर रहा था, वो अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करता हुआ निकलने को होता है। इसी मोमेंट पर मेंग हाओ टेबल पर हल्की सी टैपिंग करता है। उसके टैप से एक धमाकेदार बूम गूंजता है। आसपास के कल्टीवेटर्स के शरीर कांप जाते हैं। सबके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। सबकी नजर अब मेंग हाओ पर है। उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर पूरा रेस्टोरेंट कवर कर लेता है। एक पल में ही डिसिपेट हो जाता है, लेकिन जितने भी 8वें और 9वें लेवल की कंडेंसेशन के लोग हैं, उनके चेहरे पर व्हाइटनेस आ जाती है। दिल में डर घुस जाता है। एक एक करके सब सलाम करते हैं। एल्डर जेनरेशन। सब रिस्पेक्ट से झुकी नजर से देखते हैं, क्योंकि शहर के अंदर फाइट मना है, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का धमाका सबका हौसला तोड़ देता है। मेंग हाओ एक बंदे की तरफ उंगली उठाता है, तू इधर आ। वो बंदा 27-28 साल का है, 8 लेवल पर। उसके पैर थरथराने लगते हैं, रंग उड़ जाता है। एल्डर जेनरेशन। वो घबराहट में बोलता है, बिल्कुल कंफ्यूज, समझ नहीं पाता मेंग हाओ उस पर क्यों अटेंशन दे रहा है। बाकी सारे कल्टीवेटर्स जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल लेते हैं, अंदर से चैन की सांस लेते हुए। मेंग हाओ चुप रहता है, एक और ड्रिंक लेता है। यंग मैन डरते डरते आगे आता है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल। मेंग हाओ ऊपर देखता है, पूछता है, अभी तूने कहा कि इमॉर्टल कॉर्प्स की आंखें ग्रे थीं, अंदर 7 स्टार्स थे, क्या यह बात बिल्कुल सच है? यंग मैन तुरंत बोलता है, सीनियर, मैंने खुद नहीं देखा था, बस सुना था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने खुद देखा है। उसका नाम शुयन है, वो वाटर बैम्बू सेक्ट का डिसाइपल है। मेंग हाओ का चेहरा सख्त हो जाता है, हाथ हिलाता है जैसे जाने का इशारा करता है। वो बंदा रिस्पेक्ट से झुक के तेज भाग जाता है। अपने दिल में सोचता है, अब कभी रेस्टोरेंट वापस नहीं आना। बाकी रेस्टोरेंट लगभग खाली हो जाता है। मेंग हाओ बैठकर सोचता है, ग्रे प्यूपल्स, 7 स्टार्स, क्या वो इमॉर्टल कॉर्प्स और जो वर्लपूल में टावर ऑफ टैंक के ऊपर देखा था, दोनों सेम तो नहीं? उसके दिमाग में कंफ्यूजन, बेचैनी और डर एक साथ आ जाता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है इन सारी चीजों का सेंटर शायद वही है। फिर वो सोचता है, अगर सच में कंफर्म करना है तो मुझे खुद इमॉर्टल की कॉर्प्स देखनी पड़ेगी। अपने रूम लौट जाता है। अब तो इमॉर्टल कॉर्प्स की बात उसके दिमाग पर एक बोझ की तरह छा गई है। उसके दिल में डर है, या तो वो बॉडी जमीन पर इसलिए आई थी क्योंकि कुछ मेंग हाओ से रिलेटेड है। अगले आधे महीने तक मेंग हाओ पूरी शिद्दत से इमॉर्टल कॉर्प्स की इन्फो कलेक्ट करता है। धीरे धीरे पूरा सीन क्लियर होता है। जब से कॉर्प्स जमीन पर गिरी है, 5 ग्रेट सेक्ट्स और 3 ग्रेट क्लैंस पूरा जोर लगा चुके हैं, पर 3000 मीटर से ज्यादा पास नहीं जा पाते थे। रीबर्थ केव से आने वाली अजीब चीजें और प्रॉब्लम अलग थीं। फिर जब सैकड़ों चीजें ट्राई करने के बाद सिर्फ 300 मीटर क्लोज हो पाए। आधा साल पहले सॉलिटरी सोर्ड सेक्ट ने डाओ रिजर्व यूज करके 300 मीटर क्रॉस कर लिया और कॉर्प्स से 2 ड्रॉप्स ब्लड लिए। एक ड्रॉप वायलेट फेट सेक्ट ने खूब पैसे में खरीदा,
दूसरा सॉलिटरी सोर्ड सेक्ट एनलाइटनमेंट के लिए ले गया। ये इन्फो मेंघाओ ने जेड स्लिप में लिख ली। कुछ स्पिरिट स्टोन्स देकर ही ये सब मिला था। उसने और भी सुना, ग्रेट टैंग के कल्टीवेटर्स, वेस्टर्न डेजर्ट के लोग भी आ गए हैं। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इस इमॉर्टल कॉर्प्स की वजह से हिल चुका है। अब शहर भर में एक ही बात, ऑक्शन। मेंघाओ ने ऑक्शन एंट्री के लिए ऑलरेडी 100 ट्रेजर्स पवेलियन में डिपॉजिट कर दिया है, मेडालियन ले लिया है। वो अब नैरो गलियों से निकलता है, अपना रोब ब्लैक पहन लेता है, वाइड बैम्बू हैट और मास्क लगा लेता है। अब जिस हिसाब से लोग डिस्गाइज में घूमते हैं, ऑक्शन के टाइम वो भी ब्लेंड हो जाता है। ऑक्शन एरिया पहुंच के वो देखता है मैसिव सर्कुलर स्क्वायर। हर तरफ रिस्ट्रिक्टिव स्पेल्स, ग्लोइंग मैजिकल सिंबल्स हवा में तैर रहे हैं। गार्ड ड्यूटी पर खड़े कल्टीवेटर्स में 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं। 4 तो हवा में बैठकर कोर फॉर्मेशन का प्रेशर फैला रहे हैं। किसी भी ऐसे मेगा ऑक्शन के लिए नेसेंट सोल कल्टीवेटर की सपोर्ट जरूरी होती है। उनका नाम पकड़ के लोग पेट्रियार्क बुलाते हैं, लेकिन रेयरली बाहर निकलते हैं। नॉर्मली कोर फॉर्मेशन वाले ही फ्रंट पर रहते हैं। जितने भी लोग हैं मोस्टली स्टेट ऑफ ईस्टर्न इमरजेंस के, बाकी आजू बाजू के देश के भी लोग आए हैं। हर किसी के पास ऑक्शन प्लाके है। जब मेंघाओ आता है, सीट्स लगभग भर गई होती हैं। अपनी सीट बिल्कुल एज पर लेके क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। स्टेज और स्क्वायर पर उसकी नजर बिल्कुल कूल। ऊपर के 3 लेवल्स पर प्राइवेट बूथ्स हैं। ये उनके लिए जो पोजीशन के हिसाब से हाई टियर में हैं। आसपास देखते हुए एक ग्रुप दिखता है जो सबसे लंबा, काले रंग के, वाइल्ड बाल, आयरन हुप्स पहने हुए, कम कपड़े, नीली आईज। ये वेस्टर्न डेजर्ट के लोग हैं। टाइम निकलता है, स्क्वायर पॉम्प से भर जाता है। लगभग 1000 लोग भर जाते हैं। तभी एक तेज बेल बजती है। सब शांत। एक चमकता मल्टी कलर्ड ग्लो स्टेज पर फैल जाता है। इस ग्लो के बीच एक ओल्ड मैन सडनली अपीयर होता है। लॉन्ग रोब, व्हाइट हेयर, पूरा एंशिएंट लुक, आंखों में तेज चमक। सबसे हल्का डिस्कशन होता है। क्या बात है, सर चाओ खुद ऑक्शन लीड करेंगे? कोर फॉर्मेशन स्टेज के बीच में है। कोस्टल आइलैंड्स मिल्की वे सी से आए थे। सर चाओ हल्का सा खांसकर पूरा स्क्वायर में आवाज गूंजाता है। आज 100 आइटम्स ऑक्शन होंगी। मेडिसिनल पिल्स, मैजिकल आइटम्स, लेगेसीज, प्रीशियस मटेरियल्स, वेस्टर्न डेजर्ट के माल, सदर्न डोमेन के ट्रेजर्स, मिल्की वे सी के वैल्यूबल्स। रूल्स सबको पता है, समझाना टाइम वेस्ट है। पहला आइटम, 1000 साल पुराना कॉन्च शेल मिल्की वे सी से। एक स्लिम, कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल वुमन ट्रे लेकर आती है। ट्रे पर है काला कॉन्च शेल, लाइंस से भरा, जगमगाता, जैसे अंदर हेवंस का सीक्रेट बंद हो। सर छाओ अनाउंस करता है, यह कॉन्च शेल 1000 साल पुराना है। सेलेस्टियल साउंड निकालता है। 3 दिन तक स्पिरिचुअल सेंस डालोगे तो आपकी एज में आधा 60 साल का साइकिल और ऐड हो जाएगा। कोई मिनिमम प्राइस नहीं। यह सुनते ही सब लोग एक्साइटेड, खुसर फुसर शुरू। मेंघाओ दूर से ही स्टेज पर फोकस करता है, पर जैसे ही उस कॉन्फिडेंट लड़की को देखता है वो शॉक हो जाता है। यह वही लड़की है, छाओलिंग, जिसने ईस्टर्न रिफाइनमेंट सिटी वाले 100 ट्रेजर्स पवेलियन में फ्लर्ट किया था। वो सोचता है, ये कैसे यहां? स्टेट ऑफ जाओ तो कब का खत्म हो चुका, शायद यहां आ गई थी पहले ही। वैसे यहां भी 100 ट्रेजर्स पवेलियन है। इसी वक्त प्राइवेट बूथ में खड़ी चू युयान भी ऑक्शन ग्राउंड को देख रही होती है। उसके साथ एक मिडिल एज्ड जेंटलमैन है, रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ। वो बोलता है, फेलो दाओइस्ट चू, वो स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री जो आप चाहते हैं यहां है, मगर पवेलियन के रूल्स नहीं तोड़ सकते। चाहे कुछ भी हो, आपको ऑक्शन में खरीदना पड़ेगा। वो लॉट नंबर 39 है। ग्रैंड ऑक्शन हॉल में हर कोने से आए कल्टीवेटर्स बैठे हैं। सबकी आंखों में लगन, सबके दिलों में चाह, ताकत की, लॉन्जेविटी की और उन रेयर ट्रेजर्स की जो इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग छू पाते हैं। मेंघाओ भी यहीं कहीं क्राउड में शांत बैठा हुआ है। पहली बार एक प्रोफेशनल कल्टीवेटर ऑक्शन देख रहा है। उसके सामने है एक पूरी दुनिया, ग्रीड, डिजायर और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई। ऑक्शन का पहला आइटम आता है 1000 साल पुरानी कॉन्च शेल, मिल्की वे सी का रेयर ट्रेजर, जिसकी सबसे खास बात है यह लॉन्जेविटी बढ़ा सकता है। सर छाओ, ऑक्शन का मास्टर, बड़े स्टाइल से अनाउंस करता है, यह कॉन्च शेल किसी भी कल्टीवेटर की लाइफ का आधा 60 वर्ष का साइकिल बढ़ा सकती है। भाइयों, लॉन्जेविटी अनमोल है और कल्टीवेटर्स के लिए तो यह सबसे बड़ी दौलत है। जिनका टाइम खत्म होने को है वह किसी भी प्राइस पे यह मुआवजा लेना चाहेंगे। बस यह सुनते ही ऑक्शन हॉल में शोर मच जाता है। ऊपर के प्राइवेट बूथ से भी आवाजें आती हैं और नीचे क्राउड भी चिल्लाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख।
कॉन्च शेल का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और मेंग हाउ के लिए काफी सरप्राइजिंग अनुभव है ये देखना। आखिर में प्राइवेट बूथ में बैठा एक हाई लेवल कल्टीवेटर फाइनल बिड लगाता है और आइटम बिक जाता है। लोगों का मूड और भी हाई हो जाता है, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक बन जाता है। सर छाओ काफी प्रोफेशनल तरीके से नेक्स्ट आइटम्स अनाउंस करता रहता है। दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा भी। सबके प्राइसेस हाई जा रहे हैं और क्राउड ईगरली पार्टिसिपेट कर रहा है। मेंग हाउ कामली सब ऑब्जर्व करता है। हर किसी की आंखों में डिजायर देख रहा है। उसका दिमाग धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है। वह समझ रहा है कि इस दुनिया में पावर और ग्रीड का असली मतलब क्या है। अब आता है लॉट 8। सर चाओ थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में बोलता है, यह वह आइटम है जिसके लिए कई फेलो दाओइस्ट्स यहां आए हैं। उसका राइट हैंड फ्लरिश करता है और शाओलिंग एक जेड ट्रे लेके अपीयर होती है। ट्रे पे क्या है? एक ब्लैक बोन का फ्रैगमेंट, लगता है किसी स्कल का टुकड़ा हो। एजेस अनइवन हैं, बोन पर मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए हैं। जेड ट्रे उस ऑरा को शील्ड कर रही है, मगर फिर भी उसका काला ऑरा हॉल में फैलने लगता है। एक रॉटन फ्लैश जैसी स्टेंच फैलती है और सब कल्टीवेटर्स को एक एंशंट ग्रीफ फील होता है। सरचाओ कामली बोलता है, यह बोन एंशंट टेंपल ऑफ डूम से आई है। एक ऐसी जगह है जो सदर्न डोमेन के 3 सबसे डेंजरस एरियाज में से एक है। डूम क्लैन का पूरा हिस्ट्री था। उन पे हेवनली डाउ ने कर्स दिया, लेकिन वह मरने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हेवंस का विरोध करके अपना खुद का टेंपल बना दिया। वह बताता है कि यह टेंपल एक डेंजर जोन बन चुका है। इवन नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स उस जगह में जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन वहां एंशंट लेगेसी छुपी है, स्पिरिट मेडिसिन्स हैं, ट्रेजर्स हैं। और कुछ साल पहले एक सॉलिटरी सोर्ड क्लैन का एल्डर उस टेंपल से जिंदा निकला था और कह रहा था कि उसने लॉन्ग लाइफ पिल देखा। सर चाओ अनाउंस करता है, 100 ट्रेजर्स पवेलियन की तरफ से यह बोन ऑक्शन में है। यह इवल वॉर्ड करने की पावर रखता है। हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, फिर ब्रेक होती है शांति। 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स, 5 लाख, 6 लाख स्पिरिट स्टोन्स। मुझे यह चाहिए, मैं खत्म हो रहा हूं। इस बोन से मैं डूम टेंपल में जा सकता हूं। मेंग हाउ क्वाइटली सब देखता है, सुनता है। उसके दिमाग में 3 डेंजर जोन्स का जिक्र आता है, रीबर्थ केव, एंशंट टेंपल ऑफ डूम और प्राइमोर्डियल दाओ लेक्स। सिर्फ बेसिक्स ही जानता था पहले, लेकिन अब उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है थैंक्स टू दिस ऑक्शन। लेकिन मेंग हाउ इस आइटम में इंटरेस्टेड नहीं है। वह आंखें बंद करता है। टाइम आगे बढ़ता है, ऑक्शंस होती रहती हैं। फिर सरचाओ अनाउंस करता है, लॉट 38, 6 रिफाइंड एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बनाए गए ग्रैंड मास्टर पिल डीमन के द्वारा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए परफेक्ट मेडिसिन। रिजर्व प्राइस 30,000 स्पिरिट स्टोन्स, इंक्रीमेंट मिनिमम 10,000। मेंग हाउ तुरंत आंखें खोलता है। पहले कई पिल्स आए थे ऑक्शन में, पर या तो सुपर एक्सपेंसिव थे या उसके लेवल के लिए सूटेबल नहीं। यह पहला आइटम है जिसमें उसकी रियल इंटरेस्ट है। प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। 40,000, 50,000, 80,000 क्लाउड पीक सेक्ट के लिए दे दो भाई। मेंग हाउ साफ क्लियर वॉइस में कहता है, 1 लाख। क्लाउड पीक सेक्ट का बंदा काफी इरिटेटेड हो जाता है, लेकिन क्राउड बड़ा है, किसी पे शक नहीं कर सकता। वह बोलता है, 1 10,000। मेंग हाउ फिर बोलता है, 1 50,000। बंदा उसकी तरफ घूर के देखता है, हेडेक हो रहा है उसको। फिर गुस्से से बोल देता है, 2 लाख। अब किसी ने बिड नहीं की। मेंग हाउ फ्राउन करता है। मेडिसिन चाहिए थी, पर उसको सिर्फ 1 पिल चाहिए और यह प्राइस ओवर हो गया। प्लस उसको स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री पे भी बिड करना है, तो वह गिव अप कर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, लॉट 39, स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री। सर चाओ बिग स्माइल के साथ कहता है, यह वुड रेयर है, 10,000 पॉइजन्स को सप्रेस करता है। मैजिकल वेपन बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल है। यह मेरे करियर का पहला ऑक्शन है इसके लिए। एक सीक्रेट भी बताऊं, यह ट्री तब होता है जब लाइटनिंग स्प्रिंग और ऑटम की सीजन में किसी वुड को हिट करता है। इसका कोई रूट नहीं होता। फिर सर छाओ मिस्टीरियस टोन में कहता है, इस ट्री का पेरेंट ट्री अंडरवर्ल्ड में है, वर्ल्ड ट्री। ऑक्शन में हंगामा हो जाता है। वर्ल्ड ट्री का नाम सुन के सबलबल ऊपर के प्राइवेट बूथ से भी लोग देखने लगते हैं। एक आवाज बूथ से आती है, क्या यह वही लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री है जो हेवंस के पार जाता है? सर छाओ कहता है, बिल्कुल। उसका ट्रंक एल्म जैसा, बाक पील होने पर वह येलो स्नेक जैसा दिखता है, लीव्स नेट जैसे, फ्रूट गोल्डन रेन ट्री जैसा। लेजेंड कहता है, एक पावरफुल एंशंट एक्सपर्ट ने हेवंस को रिप्लेस किया था। अपने आकाश से पूरी दुनिया ढकती थी, लेकिन वर्ल्ड ट्री ने
उसके नीचे जिंदा रहने से मना कर दिया और डिस्ट्रॉयड हो गया, पर उसकी विल अर्थ में रह गई। स्प्रिंग ऑटम लाइटनिंग जब आती है, यह ट्री बनता है। इसके लीव्स डार्क ग्रीन, ट्रंक पर्पल, फ्लावर्स ब्लैक, फ्रूट येलो। इसके नीचे न कोई शैडो होती है, न कोई साउंड। ओपनिंग बिड 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स। मेंग हाउ सोचता है वह कंट्रोल करेगा प्राइस, लेकिन लोग हाइपर हो जाते हैं। 1,50,000, 2,00,000, 2,30,000। एक ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर कहता है 2,60,000। टॉक्सिन के लिए चाहिए, मिथ के लिए नहीं। पोलाइट एक्सेंट में बोलता है। तभी चू यूयन की वॉइस आती है, 3,00,000। ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर थोड़ा अपसेट हो जाता है, तब भी ट्राई करता है। 3,20,000। चू यूयन कूल टोन में बोलती है, 3,50,000। ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर बिटर सा फेस बना के छुप जाता है। उसको समझ आ गया टॉप लेवल बूथ से फाइट नहीं कर सकता। सब समझ जाते हैं कि किसी बूथ वाली मिस्टीरियस औरत को यह ट्री जरूरत है। कोई और बेड नहीं लगाता। चू यूयान साई करती है। ओवरपेड है, लेकिन उसके लिए जरूरी था। तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, नीचे से एक आवाज, काल्म और ठंडी, 3,60,000। सब साइड हो जाते हैं। सबकी नजर मेंग हाओ पर पड़ती है। फेस कवर्ड, आंखें शांत। चू यूयन का फेस टेंस हो जाता है। कहती है, 4,00,000। मेंग हाओ डीपर वॉइस में बोलता है, 4,10,000। हर तरफ से बातें करने की धीमी धीमी आवाजें आने लगती है। सब लोग अपनी सीट्स पे थोड़ा टेंस, थोड़ा एक्साइटेड हैं। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बोल रहे हैं, यह बंदा जो भी है, क्या डेयरिंग है सेकंड लेवल प्राइवेट बूथ को चैलेंज करने की। दूसरे विस्पर करते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री के लिए इसने कितना हाई बिड लगा दिया, कौन होगा यह। सब क्यूरियस हैं। मेंग हाओ की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बन गया है। उसका बड़ा हैट और कवर किया हुआ फेस किसी को भी उसकी असल शक्ल नहीं दिखाता। सर चाओ स्टेज पे यूजुअल कैलमनेस के साथ खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक ग्लिंट आ जाता है जब वो एक नजर मेंग हाओ पे डालता है, फिर टॉप लेवल बूथ की तरफ देख लेता है। पीछे छाओलिंग भी मेंग हाओ को ऑब्जर्व करती है, लेकिन हैट और मास्क की वजह से उसकी पहचान पॉसिबल नहीं होती। फिर साइलेंस तोड़ती है एक बोल्ड फोकस्ड आवाज, 5,00,000। यह है चू यूयान अपने बूथ का कर्टन हटा के सीधा सामने आई। सबकी नजर तुरंत उस पर पड़ती है। पूरे ऑक्शन स्क्वायर में एक हल्की सी ह्यूमिंग शुरू हो जाती है। लोग आपस में स्लो एक्साइटेड टोन में डिस्कस कर रहे हैं। अरे ये तो चू यूयन है, वायलेट फेट सेक्ट की। दूसरा बोलता है, सुना है ग्रैंड मास्टर पिल डीमन की पर्सनल डिसाइपल है और सेक्ट लीडर की बेटी भी। सबके चेहरों पर स्लाइट ऑ आ जाता है, क्योंकि यह नाम यहां की कल्टीवेशन दुनिया में अल्टीमेट लेवल का है। ताकत, स्टेटस और खूबसूरती का कॉम्बिनेशन। अब ऑडियंस में धीरे धीरे यह बात घूम रही है कि कोई भी चू यूयन के सामने बिड नहीं करेगा, खास तौर पर एक ऑर्डिनरी स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री के लिए। सारे लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि मे बी रूमर्स सही हैं। उसको जरूर कोई खास पर्सनल वजह है उस आइटम की जरूरत की। चू यूयन भी लगभग श्योर है कि बिडिंग यहीं खत्म हो गई है। लेकिन उसी वक्त मेंग हाओ की कोल्ड कंपोज्ड आवाज रूम में गूंजती है, 6,00,000। यह इतना बड़ा जंप है कि सब लोग स्टन हो जाते हैं। हर एक चेहरा शॉक, एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ का मिक्स हो जाता है। सर चाओ भी 2 कदम आगे लीन करता है, इमेजिनेशन में मेंग हाओ की असली आइडेंटिटी गेस करने की कोशिश करते हुए। चू यूयन मेंग हाओ की तरफ देखती है, लेकिन उसके हैट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो चिल्लाती है, 6,50,000। मेंग हाओ एकदम अनशेकन तरीके से क्वाइटली बोलता है, 7,00,000। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक हो जाता है और टेंशन एकदम स्लो घटा जैसा बढ़ता जा रहा है। अब चू यूयान स्लाइटली सॉफ्ट और इमोशनल टोन में बोलती है, फेलो डाओइस्ट, तुम पहचानते हो ना मुझे। यह आइटम की कीमत उतनी नहीं है जितनी तुम लगा रहे हो। मुझे किसी की जिंदगी बचानी है। अगर तुम हटाओ तो मैं तुम्हें फेवर में याद रखूंगी। स्लो हश क्राउड में फैल जाता है। सब स्पेक्यूलेट करते हैं, यह तो वंग तेंग फे के पॉइजन फिंगर के लिए आइटम चाहिए। मेंग हाओ इंटरनली फैटी लिफूगी और वंग तेंग फे का सीन याद करता है। स्लाइटली नॉस्टैल्जिक फील आता है, पर उसकी आंखों में रिजॉल्व दिखता है। वो कामली बोलता है, फेलो डाओइस्ट चू, मुझे भी यह आइटम उतनी ही जरूरत है। चू यूयन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो टीथ ग्रिट करके बोलती है, 7,50,000। मेंग हाओ सेम कॉन्फिडेंट पेस में रिस्पॉन्ड करता है, 9,00,000। यह नंबर सुनकर पूरा हॉल एक सांस रोक लेता है। ऐसा लगता है ऑक्शन टाइम स्लो हो गया है। सब सिर्फ मेंग हाओ को देखते हैं। चू यूयन अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाती है। ये जो स्पिरिट स्टोन्स वो स्पेंड कर रही है,
असल में सेक्ट की प्रॉपर्टी है, अपनी नहीं। उसका चेहरा पेल पड़ गया है, आंखें एकदम मर्डेरस शाइन के साथ मेंग हाउ की तरफ टिक गई हैं। अब कोई और बिट नहीं आता। एक लंबी खामोशी रहती है। क्लॉक टिक कर रहा है, लेकिन हर सेकंड लंबे मिनट जैसा फील हो रहा है। आखिर में 100 ट्रेजर्स पवेलियन का बंदा क्वाइटली मेंग हाउ के पास आता है, मनी कलेक्ट करता है और स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री उसके हाथ में पैक करके दे देता है। मेंग हाउ पूरी कैलमनेस के साथ, जो क्राउड अब भी उसकी तरफ क्यूरियस तार से घूर रहा है, वहां से उठ जाता है और तुरंत ऑक्शन स्क्वायर से स्लो पेस में, जैसे बिल्कुल रश नहीं है, निकल पड़ता है। वो गलियों से क्वाइटली निकलता है, एक दूसरा हैट पहनता है, रोप चेंज करता है और अपना पूरा अपीयरेंस बदल देता है। उसके मूवमेंट्स स्लो और कंसीडर्ड हैं। हर टर्न पे चेक करता है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। बाहर आके सिटी गेट क्रॉस करता है, फिर तेजी से लेकिन कंट्रोल्ड वे में आसमान में बीम बन के उड़ जाता है। लगभग एक अगरबत्ती के जलने जितनी देर बाद एक प्रिज्मेटिक स्ट्रीक डोरवे से घूमती है। व्हाइट क्रेन पे चू युयान खड़ी है। उसका इमोशन प्योर कोल्ड वेजेंस में बदल चुका है। वह क्वाइटली, फुली फोकस्ड डिटर्मिनेशन के साथ मेंग हाउ के पीछे उड़ रही है। क्रेन एकदम साइलेंस से नहीं, बल्कि अर्जेंसी के साथ एक व्हाइट ग्लोइंग नेट क्रिएट करता है, जो मेंग हाउ की तरफ शूट होता है। चू युयन अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक जेड स्लिप निकालती है, जिसमें ब्लैक स्पॉट्स और पुराना ऑनरा है। उससे एक व्हाइट हेयर्ड फैंटम निकलता है, फिंगर पॉइंट करता है। यह जेड स्लिप की अल्टीमेट पावर मेंग हाउ को हंट करने के लिए है। वह चिल्लाती है, ट्री वापस दे दो, वरना यह जेड तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ लेगा। साथ ही वायलेट लोटस सीड्स का स्पेल एक्टिवेट करती है। हर एक लोटस सीड जगह पे आर्मर क्लैड फैंटम वुमन बनके मेंग हाउ के ऊपर स्पीयर लेकर चार्ज करती है। प्रेशर बड़ा इंटेंस है। फाउंडेशन स्टेज की फुल ऑनरा मेंग हाउ पे डिसेंड हो गई है। आसमान के बादल भी स्लो स्पाइरल में आ गए हैं। मेंग हाउ के दिमाग में मोमेंट्स पहले की काम कैलकुलेशन चालू है। वह इंस्टेंटली लाइटनिंग फ्लैग निकालता है, मिस्ट फैलाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रैकलिंग होती है और फैंटम्स को रैप करता है। एक लाउड स्लो मोशन एक्सप्लोजन होती है। फैंटम्स टूटकर हवा में बिखर जाती हैं। चू युयान अपने हाथ से इनकेंटेशन करने जा रही थी, पर मेंग हाउ का हाथ मिस्ट के पीछे मूव करता है और कॉपर मिरर निकालता है। मिरर का शाइन क्रेन पे जाते ही एक स्लो टेरिफाइंग सीक्वेंस में क्रेन के पंख और रियर एकदम एक्सप्लोड हो जाते हैं। पूरे आसमान में ब्लड और मीट एक्सप्लोड होता है और क्रेन की आवाज एक घोस्टली श्रिक में बदल जाती है। चू युयान स्टेपल शॉक्ड है। ऐसे दृश्य पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। क्रेन के गिरते ही जायंट नेट ब्रेक हो जाता है। मेंग हाउ इमीडिएटली लाइटनिंग मिस्ट को रिकॉल करता है। बैग ऑफ होल्डिंग से बड़ा ब्लैक बो निकाल के स्लो पावरफुल ड्रॉ के साथ 9 एरो शूट करता है। हर एरो इंटेंस पावर के साथ चू युयान की शील्ड पे गिरता है। शील्ड क्रैक होके बिखर जाता है। उसके कपड़े फट जाते हैं, स्किन विजिबल हो जाती है, टेंशन स्काई हाई हो जाता है। चू युयान शॉक में शाउट करती है, यह वो तो जूनियर ब्रदर डिंगशिन का था, तुम्हारे पास कैसे? स्टेट ऑफ जाओ की लाइफ स्लिप टूट गई थी। तुम मेंग हाउ हो? मेंग हाउ थोड़ा स्माइल करके बस छोटा सा बोलता है, क्लेवर गर्ल। फिर फुल स्पीड में उड़ता है, जैसे शैडो स्लो मोशन में वैनिश हो रही हो। अब चू युयान की किलिंग इंटेंट एकदम ब्लैक स्टॉर्म बन गई है। वह फुल स्पीड पीछे लग गई है, मन में शौक भी, क्यूरियोसिटी भी। कुछ साल पहले यह बंदा सिर्फ एक छोटी सी बैक वाटर सेक्ट का वीक डिसाइपल था। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बेस क्रैक्ड बेस के साथ फ्रंट स्टेज पे आ गया है। सीन शिफ्ट होता है सदर्न डोमेन के डोर एरिया में, जहां एक मैसिव रॉक बर्ड डेथ ऑनरा लेकर मिल्की वे सी से आ रही है। वह आसमान को टियर करते हुए बिजलियों के बीच डांसर की तरह दिख रही है। रोक जब क्रॉस करती है, माउंटेन्स स्प्लिट हो जाते हैं, पूरा लैंडस्केप हिल जाता है। कल्टीवेटर्स दूर से देखते हैं, कुछ चेज करने की कोशिश करते हैं, पर रोक की स्पीड के सामने सब स्लो मोशन लगता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है वायलेट फेट सेक्ट के लीडर की बेटी चू युयान। उसके पास है एक फ्लॉलेस फाउंडेशन। वो सिर्फ सेक्ट लीडर की बेटी नहीं है, बल्कि ग्रैंड मास्टर पिल डीमन की भी खास है। उसका टैलेंट पूरे वायलेट फेट सेक्ट में तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है। इसी वजह से उसके पिता ने ईस्टर्न लैंड्स की अपराइट क्लैन से स्पेशल फ्लॉलेस फाउंडेशन पिल मंगवाई थी। यह पिल सदर्न डोमेन में बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिली और सेक्ट को भी इसके लिए बड़ा प्राइस चुकाना पड़ा। चू युयान दौड़ती है मेंग हाउ के पीछे। उसकी आंखों में तेज चमक है। वो सोचती है मेंग हाउ के पास फ्लॉलेस फाउंडेशन हो ही नहीं सकता। आज की जनरेशन में सिर्फ 8 कल्टीवेटर हैं जिनमें फ्लॉलेस फाउंडेशन है, 5 क्लैंस और 3 सेक्ट्स के अंदर बस। उसके हिसाब से मेंग हाउ इस लिस्ट में नहीं आ सकता। यहां तक कि वंग तेंगफे
जो वंग क्लैन का मशहूर चोजन है, उसके पास भी सिर्फ क्रैक्ड फाउंडेशन है, फ्लॉलेस नहीं। असल में क्लान की अटेंशन उसके बड़े भाई पर थी। चू यूयन बोलती है, मेंग हाओ। उसकी आंखें चमक रही हैं, लिप्स थोड़ा कोल्ड स्माइल से ट्विस्ट हो जाते हैं। उसका ठंडा एक्सप्रेशन उसकी खूबसूरती को और अल्यूर देता है। वो सोचती है, एक क्रैक्ड फाउंडेशन वाला बस कुछ अजीब मैजिकल आइटम्स लेके घूम रहा है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है और दोनों बीम ऑफ लाइट बनके ईस्टर्न इमरजेंस स्टेट के आसमान में उड़ने लगते हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद फ्लाइट पॉसिबल हो जाती है, लेकिन स्पीड में चू यूयन, जो कि मिडिल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है, मेंग हाओ से काफी तेज है। कुछ ही वक्त में वो उसके पास पहुंच जाती है। बूम! एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। चू यूयन एक इनकेंटेशन बोलती है, वायलेट मिस्ट की लहर मेंग हाओ की तरफ भेजती है, लेकिन वो मेंग हाओ के लाइटनिंग फ्लैग के मिस्ट से ब्लॉक हो जाती है, जिससे लाइटनिंग फ्लैग बिखर जाता है। एक्सप्लोजन के बाद भी मेंग हाओ भागता रहता है। वो पीछे मुड़कर चू यूयन को ठंडी नजर से देखता है। वो चिल्लाता है, तू तेज है, लेकिन तू मुझे पकड़ नहीं सकती। ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्राइस मैंने दिया। स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री मेरी है, यह तो बस हेवंस की मर्जी है। चू यूयन शांत होकर कहती है, आज मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी। सिर्फ स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री के लिए नहीं, बल्कि वंग तेंगफे की उंगली के लिए भी। और तुम्हें डिंगसिन का ब्लैक बो कैसे मिला, इसका जवाब भी देना होगा। वो हवा में उड़ रही है। उसके कपड़े भी अब नए हैं। जो पहले एक्सपोज था अब कवर्ड है। मेंग हाओ चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक स्नीयर है। उसने समझ लिया था कि चू यूयन मिडिल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है, फाइट में उसका चांस नहीं, पर उसको पकड़ पाना भी उतना आसान नहीं है। वो आगे चलता रहता है। दोनों लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही चेज करते हैं। वो बार बार कोशिश करती है मेंग हाओ को पकड़ने की, लेकिन हर बार उसका लाइटनिंग मिस्ट उसे बचा लेता है। हर अटेम्प्ट के साथ एक धमाका होता है और मेंग हाओ दोबारा भाग जाता है। चू यूयन अब थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगती है। शाम होने लगती है। चू यूयन के चेहरे पर टेंशन बढ़ जाती है। वो मेंग हाओ की कल्टीवेशन बेस पर नहीं, उसकी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग मिस्ट पर ध्यान दे रही है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो दांत पीसती है, अपनी बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाती है और एक प्राचीन ऑयल लैंप निकालती है। यह उसका सबसे खास ट्रेजर है। कभी बैटल में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेंग हाओ को पकड़ने के लिए अब सब कुछ लगाना पड़ेगा। लैंप जब आता है तो अभी जला नहीं था, लेकिन एक पुरानी सी आवाज हवा में गूंज उठी है। चू यूयन गहरा सांस लेती है, फिर लैंप की विक पर फूंक मारती है। उसका चेहरा सफेद हो जाता है, पर फ्लेम जल उठती है। जैसे ही लैंप जला, 300 मीटर के एरिया में ब्राइट फ्लेम की शीट फैल जाती है। हजारों छोटी छोटी आग की लहरें एक साथ चमक रही हैं। इनका कोई शेप नहीं, छूने पर कुछ महसूस नहीं होता, पर देखा जा सकता है। यह देखकर मेंग हाओ की आंखें तंग हो जाती हैं। चू यूयन बुलंद आवाज में बोलती है, स्पॉटलाइट थ्रेड्स यूनाइट। तुरंत रोशनी अलग अलग डोरों में बिखरती है और फिर मेंग हाओ के लेफ्ट, राइट और आगे सब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। धीरे धीरे उसको घेरने लगती हैं। अब मेंग हाओ रियलाइज करता है कि सिचुएशन खतरनाक है। लाइटनिंग मिस्ट अब श्रिंक होनी शुरू हो गई है। लग रहा है रोशनी के थ्रेड्स उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। मेंग हाओ की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत आगे जाने के बजाय मुड़कर सीधा चू यूयन की तरफ चार्ज करता है। लाइटनिंग मिस्ट उसके इर्द गिर्द घूम रही है। चू यूयन देखती है तो आंखें तंग हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथ जोड़ती है। उसके सिर के ऊपर से वायलेट ची की बड़ी लहर निकलती है। फिर वो दोनों हाथ से एक जेस्चर करती है और वायलेट ची एक ह्यूज वायलेट ड्रैगन बन जाता है, जो गरजता हुआ मेंग हाओ की तरफ आता है। लाइटनिंग मिस्ट के अंदर मेंग हाओ उस ड्रैगन को देख लेता है। वो राइट हैंड से एक इनकेंटेशन का जेस्चर करता है। लाइटनिंग मिस्ट को ड्रैगन की तरफ भेज देता है। साथ ही उसके लेफ्ट हैंड से बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप होता है और 100 फ्लाइंग सोर्ड्स निकलती हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उनको व्हर्लविंड बना देता है। जैसे ही यह व्हर्लविंड और लाइटनिंग मिस्ट वायलेट ड्रैगन से टकराते हैं, एक बड़ा धमाका होता है। फिर भी सोर्ड व्हर्लविंड चू यूयन की तरफ बढ़ रहा है। चू यूयन का ऑयल लैंप मेंग हाओ के भागने की सारी पॉसिबिलिटीज बंद कर चुका है। वो जानती थी जल्दी लाइट थ्रेड्स क्लोज होने वाले हैं। जब तक यह घेरा है, मेंग हाओ बच नहीं सकता, चाहे उसके पास पंख ही क्यों ना हो। वो काम दिख रही है, फिर बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप करती है। अब उसके हाथ में एक रेड, व्हाइट और ब्लैक फैन है। वो 3 बार फैन को घुमाती है। पहली बार रेड ग्लो से एक बड़ा रेड हॉर्न बन जाता है। दूसरी बार व्हाइट ग्लो से एक राइनोसिरस बन जाता है, जिसमें रेड हॉर्न लग जाता है। तीसरी बार ब्लैक ग्लो आकर राइनोसिरस को एक हेवी ब्लैक आर्मर में लपेट देता है। राइनो अब सिर हिलाता हुआ
मेंग हाओ के सोड व्हर्लविंड की तरफ दौड़ता है। मेंग हाओ जोर से चिल्लाता है, सोड व्हर्लविंड कोलैप्स होने लगती है और अचानक सब सोड्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। उनके टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही इकट्ठा होकर सीधा आर्मर्ड राइनो पर अटैक करते हैं। इसी समय लाइटनिंग मिस्ट और भी एक्सपेंड होती है। पूरा 300 मीटर एरिया भर जाता है। मेंग हाओ एक ब्लिंक में चू यूयन के करीब आ जाता है, लाइटनिंग मिस्ट के अंदर। वो राइट हैंड से एक फ्लेम पाइथन समन करता है। देखते ही चू यूयन एक हल्की सी नफरत भरी आवाज निकालती है। वो बेल की स्ट्रिंग निकालती है, उसमें घूंघर की सी आवाज आती है और फ्लेम पाइथन दर्द से चीखने लगता है। चू यूयन के चेहरे पर डिसलाइक है। वो हाथ ऊपर उठाती है, बेल बजती है और फिर वो अपना हाथ मेंग हाओ की तरफ वेव करती है। उसकी फिंगर से वायोलेट छी तेज गति से मेंग हाओ की तरफ बढ़ जाती है। अब थ्रेड्स ऑफ लाइट सिर्फ कुछ मीटर दूर है मेंग हाओ से। रोशनी की एक के बाद एक लेयर्स पूरी तरह चू यूयन के कंट्रोल में हैं। मेंग हाओ की आंखों में एक अनजानी चमक आती है जैसे ही वायोलेट ची पास आती है। उसके चेहरे पर कई इमोशंस दिखने लगते हैं। वो पीछे हटता है, जैसे घबराहट में अपनी बैग ऑफ होल्डिंग स्लैप करता है। एक वुडन सोर्ड निकल आता है, फिर दूसरा वुडन सोर्ड भी, फिर एक स्मॉल ब्लैक नेट भी। चू यूयन को लगता है कि मेंग हाओ घबराहट में कुछ भी फेंक रहा है, क्योंकि इतने सारे ट्रेजर्स कोई अक्ल से तो नहीं यूज करता। चू यूयन कूली बोलती है, बैक वाटर कल्टीवेटर हो तुम, किसी छोटे देश से, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में हो भी तो क्रैकेड ही हो। तुम्हें तो अपना चेहरा दिखाने का भी हक नहीं है। उसका कल्टीवेशन बेस अंडार के 4 डाउ पिलर्स तेजी से घूमते हैं। उसके राइट हैंड से जोर की विंड निकलती है। मेंग हाओ के वुडन सोर्ड्स हवा में हिलते हैं। ब्लैक नेट भी हिलने लगता है। इसी वक्त मेंग हाओ की आंखों में तेज चमक आ जाती है। ब्लैक नेट अचानक बड़ा हो जाता है। जब थ्रेड्स ऑफ लाइट उसको जेंटली आयरन बार्स की तरह स्क्वीज करते हैं, तभी नेट फटाफट चू यूयन की तरफ शूट करता है। नेट की स्पीड और ग्रोथ इतनी अचानक थी कि चू यूयन रिएक्ट ही नहीं कर पाई। एक मोमेंट में ही वो नेट में बंध जाती है, टाइट उसके चारों तरफ। नेट लगते ही उसका व्हाइट ड्रेस फिर से फट जाता है। उसके एलिगेंट कर्व्स रिवील हो जाते हैं। हर कोई देख के हैरान हो जाए। अब वो गुस्से में है और थोड़ा परेशान भी। उसकी आंखें नफरत और डेंजर का इजहार करती हैं, जैसे वो मेंग हाओ को देखकर उसी वक्त मार देगी। मेंग हाओ कूली बोलता है, मुझे कहीं भी चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। बंधा हुआ होते हुए भी अगर मैं तुम्हें फंसा सकता हूं तो मैं जीत गया। अब थ्रेड्स ऑफ लाइट भी उसे टाइटली बांधे हुए हैं। दोनों अब एक मोमेंट के लिए हेल्पलेस हैं। ना मेंग हाओ कुछ कर सकता, ना चू यूयन। स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज नहीं कर पा रहे एक दूसरे पे। डेडलॉक है पूरी तरह। चू यूयन का मर्डरस इंटेंट अब डेंजरस हो चुका है। मेंग हाओ के चेहरे पर भी किलिंग इंटेंट चमक उठा है। सब कुछ शांत हो जाता है। ना चू यूयन हिलती है, ना मेंग हाओ। दोनों अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को घुमाने लगते हैं। दोनों अपने अपने बाइंडिंग्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले आजाद हो जाएगा वही जीतेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा है। अब शाम हो चुकी है। मेंग हाओ अपनी कल्टीवेशन बेस को तेज घुमाता है और महसूस होता है कि लाइट थ्रेड्स धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं। चू यूयन भी वही कर रही है। उसकी पावर से ब्लैक नेट कमजोर पड़ रहा है। तभी दूर से हवा की एक आवाज आती है। पहले धीरे धीरे, जो चू यूयन के बाल उड़ा देती है। मेंग हाओ की आंखें सूख जाती हैं। फिर विंड तेज होने लगती है। दूर दूर एक बड़ा ब्लैक शैडो नजर आता है। बहुत दूर होने के बावजूद पता चल रहा है एक विशाल फ्लाइंग बर्ड है। यह है रोक, मिल्की वे सी से रीबर्थ केव की तरफ आता हुआ। स्काई का असली मालिक है रोक। उसके सामने हर एक फ्लाइंग चीज को झुकना पड़ता है। उसकी सॉवरेन विल ऑफ द हेवेंस जब हवा में फैलती है, मेंग हाओ के अंदर का डिमोनिक कोर भी हिलने लगता है। वो भी आसमान के सॉवरेन से लड़ने की इच्छा करता है, क्योंकि फ्लाइंग रेन ड्रैगन भी तो आसमान का एक सॉवरेन है। हवा और रेज से तेज हो जाती है। मेंग हाओ की बॉडी पीछे खींचने लगती है। चू यूयन भी ऊपर उछलने लगती है। मेंग हाओ का लाइटनिंग मिस्ट, चू यूयन की ओनियन लैंप की आग और वुडन सोर्ड्स सब हवा के जोर से घूमने लगते हैं। लग रहा है अब सब कुछ उड़ जाएगा।